चाहता हूँ, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए भाई। ओके चलेगा। लेकिन नमस्कार एक ऐसा शब्द है पूरे विश्व को, हर धर्म को, हर कास्ट को चलता है, राइट? एक छोटा भाई समझ के मेरा आप सभी को जय श्री कृष्णा। हाँ, बोलते रहेंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज सिम के इस सेमिनार में। और मेरा छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। परिचय बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हरीश भाई आप कितने पढ़े लिखे होंगे, आपको कितनी सैलरी मिलती होगी। ये सारी बात आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा नाम हरीश ठोमर है। मैं गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल छोटा सा गांव भेसाण, वहां का मैं रहने वाला हूँ। करीबन मैं आरसी में रूडी अचीवर हूँ, राइजिंग कोर हूँ। और मैं 33 साल पहले सूरत में एक मजदूरी काम करने के लिए मुझे मेरा वतन, मेरा नेटिव, मेरा गांव छोड़ना पड़ा। और 500 किलोमीटर दूरी पर मुझे एक मजदूरी काम करने के लिए जाना पड़ा। और ये 33 साल पहले डेट के साथ मैंने लिखा, ये डेट थी जो मैं सूरत में आया। इतनी छोटी उम्र में मैं सूरत में जब आया, सूरत की धरती पर, तब मेरी ये पहली तस्वीर है। इतनी छोटी उम्र में मुझे क्यों मेरी पढ़ाई छोड़कर, जब मेरी उम्र पढ़ाई करने की थी, मेरी उम्र खेल कूदने की थी, और मजबूरन मुझे काम पर लगना पड़ा। उसकी वजह क्या रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे याद है 1989, ये मेरे पापा है। खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं है पहले से ही, और उसके साथ साथ मेरे पापा का एक हाथ नहीं है। मेरे पापा को एक ही हाथ है, आपको इस साइड का नजर आ रहा है, उस साइड का नहीं है, आधा हाथ है, आधा टूट गया। एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से मेरे पापा का बिल्कुल एक हाथ शरीर से अलग हो गया। और फिर भी मेरे पापा एक गुजरान चलाने के लिए एक मशीन चलाया करते थे, और ये इलेक्ट्रिक था, पावर से चलता था। और अचानक कहते हैं कि जिंदगी भी कभी कभी इम्तिहान लेती है। ऐसे ही मेरे पापा के साथ हुआ। पता नहीं अचानक हमारे घर में 2000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। कितना? और वो भी आप सोच सकते हैं कि आज भी अगर 2000 आते हैं ना, बिना एसी चलता हो, बिना फ्रिज, बिना एसी, तो भी लोग परेशान है कि इतना कैसे आ गया। बात सही है? मेरे पापा भी परेशान हो गए। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनी थी वहां बहुत सारे राउंड लगाए कि इतना बिल हो ही नहीं सकता, लेकिन सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं थे। उन रूल्स के कारण उन्होंने कनेक्शन काट दिया और घर में अंधेरा हो गया। इतना अंधेरा हो गया कि मैं कहना चाहता हूं कि पावर चला गया कोई बात नहीं, लेकिन पैसे आने बंद हो गए, क्योंकि अब रोजगार कैसे चले। फिर भी मेरे पापा ने क्या करे, परेशानी के साथ गांव में मजदूरी काम करना शुरू किया। किसी के खेत में जाकर, एक ही हाथ था, किसी के खेत में जा रहे थे। जो भी काम मिला वो काम करते करते मेरे पापा ने मजदूरी काम करना शुरू किया। लेकिन हालात इतनी मुश्किल थी कि 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। घर पर कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया कि अब क्या करें। 1991 में सूरत गए, अकेले गए थे। वहां जाने के बाद भी कोई काम नहीं मिल रहा था, क्या करें। आखिरकार मेरे पापा ने एक वॉचमैन की ड्यूटी स्वीकारी। वॉचमैन में समझ आती है ना, एक फैक्ट्री के सामने बैठना है, किसी को अंदर जाने देना नहीं है। 500 रुपया उस समय सैलरी फाइनल हुई। 200 रुपया एक लॉजिंग चलती थी खाने पीने का, 100 रुपया पर्सनल खर्चा था, 200 रुपया बचते थे। और 200 रुपया तब बचते थे कि ऐसी कहावत है हमारे गुजराती में, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, रोटलो मरे पर ओटलो ना मरे। यानी कि खाने के लिए मिल सकता है, लेकिन सोने के लिए कहीं कोई घर में नहीं सोने देते। बात सही है ना? तो फिर मेरे पापा ने फाइनल किया 200 रुपया बचाने के लिए। सूरत के अंदर एक सब्जी मंडी थी, वो सब्जी मंडी पर 2 साल मेरे पापा ने जिंदगी निकाली, वहां सोते सोते 2 साल, 91 और 92। फिर भी जिंदगी चल रही थी। लेकिन 1992 में पूरे भारत में एक दंगा हुआ था। सूरत में हाई अलर्ट था, 15 दिन कर्फ्यू लग गई, किसी को घर से बाहर ही नहीं निकलना। मेरे पापा परेशान हो गया, क्योंकि घर ही नहीं था। घर से बाहर कैसे ना निकले, घर ही नहीं था। 15 दिन ऐसी मुश्किल हालात में उन्होंने 15 दिन पसार किया। फिर उन्होंने फाइनल किया कि कहीं भी खाना, किसी के घर पे कहीं भी रहना, इससे अच्छा ये है कि हम सूरत चले जाए। हम पूरे परिवार के साथ सूरत में आए 13/5/1993। और मेरे पापा ने कहा कि 500 रुपये में घर नहीं चलेगा, हम सबको काम पर लगना पड़ेगा। लेकिन उम्र इतनी छोटी थी, मेरा भाई मेरे से छोटा, कोई काम पर नहीं रखते थे। चेहरा देखकर, मुंह देखकर मना कर देते थे, आप अभी बच्चे हैं, आपको हम काम पर नहीं रख सकते। फिर भी पैसों की जरूरत थी, तो मेरे छोटे भाई जो है उन्होंने चाय की होटल में जाकर कप प्लेट धोना शुरू किया। रोजाना 10 रुपया
रुपया मेरे भाई घर में लाकर परिवार को सपोर्ट करता था। मेरे मम्मी है, ये रोज का 10 रुपया लाते थे। मेरे मम्मी है, वो अस्पताल में झाड़ू पोछा लगाने के बाद रोजाना 10 रुपया मेरे मम्मी लाती थी। हम पूरे परिवार ने उस समय दूध बेचना शुरू किया। अमूल दूध की बोतल से 10 पैसा मिलता था और ये 10 पैसा इकट्ठा करके रोज का 30 रुपया हम दूध से कमाते थे। पूरा परिवार से हम 50 रुपया भी कभी कभी नसीब नहीं होता था, हम भूखे सो जाते थे। और ऐसे ही साथ में मुझे सूरत में डायमंड में मजदूरी काम करने का मौका मिला। सूरत डायमंड सिटी है, वहां एक मजदूरी काम करने का मौका मिला। मैंने 14 साल तक डायमंड में मजदूरी काम किया। हाईएस्ट मेरी जो सैलरी थी डायमंड से 14 साल के बाद वो रही 7,000 रुपया। और ये 7,000 से घर चलते थे, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन जो सपने थे, जो उम्मीदें थी, जो जिंदगी जीने की चाहत थी, वो 7,000 में संभव नहीं होता। हेलो, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं हुई था, खेती बाड़ी भी नहीं, पापा भी कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या करूं मैं, बस जिंदगी काट रहा था। और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। मैं आपको वहां तक बताना चाहता हूं, मैं हिंदी भी बोलना नहीं चाहता था, मैं प्योर गुजराती हूँ। हेलो, ये तो कोरोना के बाद में हिंदी सीखा है। आज भी शायद मेरे कोई वर्ड्स गुजराती भी आ सकते हैं पीपीटी में और यहाँ बोलने में भी, थोड़ा समझ लीजिए। हेलो, ओके, और फिर भी समझ में नहीं आया तो बता दीजिए। 7,000 से जिंदगी चल रही थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आरसीएम के प्रणेता त्रिलोचन सावड़ा सर, एक बार उसके लिए जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक मिशन, एक अभियान के रूप में आरसीएम की शुरुआत की 2000 के साल में। और ये आम लोगों के लिए, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास स्किल नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसको कोई जानता भी नहीं है। और इस महान शख्सियत ने आरसीएम की शुरुआत की। लेकिन मेरे पास आरसीएम आए 2007 में। शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसी कंपनी में मैं जोड़ना भी नहीं चाहता था। और जिन्होंने मुझे आरसीएम में ज्वाइन करवाया, मेरा स्पॉन्सर बने, मेरे प्रपोजर बने, वो है जगदीश भाई भंडेरी। एक बार उसके लिए भी जोरदार ताली। उन्होंने मेरे पीछे 1 साल बिगाड़ा। कितने साल? 6 महीने ज्वाइन करने में। मैं ज्वाइन ही नहीं होना चाहता था। मैंने बोला नहीं, मैं बात को टाल देता था। लेकिन आखिरकार इतनी बार पीछे पड़े, बार घर पे आते थे और कहते थे हरीश भाई ज्वाइन हो जाओ। मैं मना करता रहा। आखिरकार मेरी पत्नी ने कहा क्यों बार घर पे आ रहे हैं, आप एक बार ज्वाइन हो जाओ ना, तो घर पे आने छोड़ दे और पीछा छोड़ दे। हेलो, मेरे पास 1500 रुपया भी नहीं था। मेरी पत्नी ने उसके मैके से 1500 मंगवाया। कहां से? और उन्होंने बोला मेरा नाम डाल दो उसका। लेकिन मैंने उसका नहीं डाला, मेरा डाल दिया। फॉर्म भरने के बाद मैं आरसीएम को भूल गया, क्योंकि ज्वाइनिंग होना था केवल। लेकिन फिर भी वो शख्सियत मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अब बोलने लगा कि हरीश भाई ज्वाइन तो हो गया, अब मीटिंग में आओ, सेमिनार में आओ, प्रोग्राम में आइए। लेकिन मैं मना करता था बार। हर बार 6 महीने तक वो जैसे ही कॉल आया, मैं डिस्प्ले पर नाम देखता था जगदीश भंडेरी। मैं समझ गया प्रोग्राम कहीं ना कहीं होगा ही होगा। मैं कॉल ही दे देता था। गोली समझ में आती है? बहानाबाजी। मैं गोली तैयार रखता था। एक बार फोन आया, हरीश भाई कहाँ पे हो? मैंने देखा जगदीश भाई भंडेरी है, प्रोग्राम होगा ही कहीं ना कहीं। मैंने झूठ बोल दिया, गोली दे दी। मैं कामरेज हूँ, मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर कामरेज था। तो जगदीश भाई ने बोला हरीश भाई मैं नीचे खड़ा हूँ, आपकी आवाज ऊपर से आ रही है। मैं फंस गया। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं जा रहा था, मैंने जूता पहन लिया है, मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला। तो उन्होंने बोला सर हमारा प्रोग्राम ही कामरेज है। मैं फिर फंस गया। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, चलो आज मैं आपका प्रोग्राम करता हूँ, बाद में मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई काम था ही नहीं करने का। बात प्रोग्राम में गया और प्रोग्राम में जाने के बाद मुझे जो बात समझ में आई, मेरे दिमाग का जो ताला टूट गया, मेरा जो भ्रम था वो भ्रम टूट गया। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे आरसीएम करना चाहिए। तुरंत उन्होंने एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाई जिसका नाम है भगवान जी भाई शेरड़िया। उन्होंने बहुत सारे सपोर्ट किए मेरी जिंदगी में, बहुत सारे सपोर्ट। मेरे पास पैसा भी नहीं था, मैं कभी कभी भूखा सो जाता था। खाने के घर में गेहूं लेने का भी पैसा नहीं था। उसके बाद और शख्सियत जिसका नाम है दिनेश भाई शेरड़िया, मेरे लिए भगवान, मेरे लिए गुरु, जो भी कहूं उसके लिए कम है, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया। जहां भी हारा, थका, निराश हुआ, हौसला देते रहे। और उसके साथ साथ और भी 2 शख्सियत है। एक है महावीर जी सारण सर, एक बार उसके लिए भी जोरदार ताली। और उसके साथ में हम सबकी अपलाइन रीता शुक्ला जी और
जय शंकर शुक्ला जी, एक बार जोरदार दिल से ताली। मुझे याद है वो पल जब शुक्ला सर गुजरात में आए थे, और गुजरात में आते तो हमारा मेहमान होते हैं ना, हम होटल में खाने के लिए गए, लेकिन मैं परेशान था क्योंकि मेरे जेब में पैसा नहीं था। होटल में खाना तो बैठ गए, सर को समझ में आ गया कि उसके पास पैसा नहीं होगा। देखिए सूरत में मेरे घर पे आए थे और होटल का बिल का पेमेंट सर ने दिया था। हेलो, मेरे पास पैसा। इतना ही नहीं, जब मैं कहीं बार थक जाता था, हैरान होता था, परेशान होता था, वो कॉल करके हौसला देते थे सर। एक बार मैं बिहार जा रहा था और बीच में कानपुर आया, मैंने देखा कानपुर आ रहा है तो मैंने सर को कॉल किया कि सर कानपुर आ रहे, मैं कानपुर से निकल रहा हूँ। तो सर रात को मुझे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन आए, और तब मुझे लगा कि रियल एक अनजान व्यक्ति भी इतना हौसला देता है आरसीएम में, रियल में ये अपना परिवार है। और ये पांचों व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूँ, मैंने भगवान को देखा है मंदिर में, मूर्ति में, तस्वीर में, हेलो, लेकिन जब इन पांचों लोगों को देखता हूँ तब मुझे लगता है शायद भगवान इनके जैसा होगा। ये मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ आरसीएम के माध्यम से आज मुझे हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपया आरसीएम देता है। अभी तक की टोटल इनकम की बात करूं, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मेरे अकाउंट में आ चुका है। आज सूरत के अंदर मेरे पास 1 करोड़ का मकान है। घर की हर सुख सुविधा जो चाहिए वो पूरी संपन्न हो चुकी है, जो भी चाहिए। आज मैं वहां तक कहना चाहता हूं, मैंने अपने छत पर सोलार भी लगा दिया है। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरता नहीं हूं, मैं सामने से लेता हूं उनसे। वैसा कहां से लेता हूं? क्योंकि अब मेरे पापा ने नहीं भर पाया था, मैं सामने से लेता हूं क्योंकि मैंने सोलार लगा दिया है। मेरे मम्मी पापा को, हाँ, मेरी हाईएस्ट इनकम मैं आपको बताता हूँ, दिखती है क्या? हाईएस्ट इनकम है मेरी आरसीएम से, दिखती है? दिखती है? 1 महीने की है 5,26,348 रुपया। सोचिए, हो सकता है कि हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनी शायद ये सैलरी दे सकते हैं, लेकिन किसको? जिसके पास डिग्री हो, जिसके पास स्किल हो, जिसके पास कुछ करने की काबिलियत हो। हेलो, लेकिन उनको दे रही है जिसको सही ढंग से हिंदी बोलना भी नहीं आता, जो पढ़े लिखे नहीं है। हेलो, एक गर्व की बात है। आज मैं कहना चाहता हूं, मेरे मम्मी पापा को मैंने कहीं बार आरसीएम के माध्यम से, आरसीएम के पैसों से प्लेन में सफर करवा दी। हमने भी कहीं बार परिवार के साथ प्लेन में सफर की है। और आज मैं स्टोरी क्यों बताई? मेरी स्टोरी से कोई प्रभावित हो इसीलिए नहीं, मेरी स्टोरी से कोई दुखी हो इसीलिए नहीं, लेकिन ये स्टोरी केवल मेरी नहीं है। ऐसी स्टोरी हिंदुस्तान के बहुत सारे परिवार में बनती होगी, बनी होगी। हेलो, यहाँ भी बहुत सारे लोग शायद बैठे होंगे, मेरे से भी ज्यादा परेशानी से आप बाहर निकले होंगे। मुझे एक रामायण की घटना बहुत पसंद आती है, शायद आपको समझ में आए तो। रामायण में एक सेतु पुल बन रहा था, वानरों के द्वारा बन रहा था ना, और वानर बड़े बड़े पत्थर उठा के इस पुल पे डाल रहे थे। और वही घटना चल रही थी उस समय, एक गिलहरी छोटी सी धूल उठा के इस पुल पर डाल रही थी। ऐसे ही काम चल रही थी, एक बंदर का ध्यान गया उस पर और उन्होंने इसको गिलहरी को पकड़ लिया। उन्होंने बोला, एक साइड बैठ जाना, तू कहीं से परेशान कर रही है हम सबको, कहीं पत्थर के बीच में आ जाएगी तो मर जाएगी। मैं ऐसे कैसे बैठूं? मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं आपको मदद कर रहा हूं। उन्होंने बोला, कैसी मदद? तू क्या पत्थर उठा सकती है क्या? गिलहरी ने बोला, नहीं, मैं पत्थर नहीं उठा सकती, मैं तो धूल उठा के डाल रहा हूं उस पुल पर। तो उन्होंने बोला, इस पत्थर से भी समय लग सकता है, तेरी छोटी सी धूल से इस पुल को क्या फर्क पड़ेगा? हेलो, तब एक गिलहरी ने कहा कि मुझे पता नहीं मेरी इस धूल से इस पुल को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तब मेरा नाम चौकस होगा। आज भी अगर मैं कानपुर में आया हूं पहली बार, आज की मेरी बातों से यहाँ किसी भी को फर्क पड़ा ना, तो मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। लेकिन हाँ या नहीं, आपने नाम सुना कहीं? आपके है यूपी कानपुर में, क्या कहते हैं उसको? राशन कार्ड। उन्होंने सोचा, अगर हिंदुस्तान में एक राशन कार्ड की दुकान, ना डीलर, ना एजेंसी, ना होलसेलर, अगर गवर्नमेंट चला सकती है तो आरसीएम क्यों नहीं चला सकती? हेलो, बात सही है क्या? राशन कार्ड की दुकान में होलसेलर है? नहीं, डायरेक्ट गवर्नमेंट बेचती है। अगर राशन कार्ड की दुकान पूरे हिंदुस्तान में चल सकती है तो आरसीएम की भी दुकान पूरे हिंदुस्तान में चल सकती है। और उन्होंने सोचा
कि यहाँ कंपनी और ग्राहक है तो हमें ग्राहक को हटा दिया जाए और पार्टनर बना दिया जाए। क्या पार्टनर, भागीदारी, और भागीदारी का कोई रूल्स होता है, पार्टनर का कोई रूल्स होता है। पहला रूल्स, अगर हम दोनों की भागीदारी करनी है तो 50% पैसा आप लगाओ, 50% पैसा मैं लगाऊं, हम दोनों की भागीदारी हो सकती है। बात सही है? अगर मेरे पास पैसा लगाने की कैपेसिटी नहीं है या तो आपके पास नहीं है तो रूल्स दूसरा, 100% पैसा आप लगाओ या तो मैं लगाऊं और 100% मेहनत आप करो, हम दोनों भागीदारी बन सकते हैं। बात सही है? तो कंपनी ने सोचा यार कौन सी पार्टनरशिप रखी जाए, पहली या दूसरी वाली? पहली वाली नहीं चलेगी क्योंकि सबके पास पैसा नहीं है। कंपनी ने दूसरी वाली चॉइस की कि पूरे हिंदुस्तान में सामान मैं पहुंचा दूंगा, पूरी सिस्टम मैं बनाऊंगा, झंझट सारी मैं करूंगा, आपको केवल मेहनत की मैं भागीदारी देता हूं। हेलो, और ये मेहनत की भागीदारी देने से टीवी पर 45% हमें मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, 40 करोड़ निकाल दिया जाए, 100 करोड़ को समझे, महीने में एक व्यक्ति को एक साबुन की जरूरत पड़ेगी, तो कितना साबुन की जरूरत पड़ेगी हर महीने? 100 करोड़ साबुन की। कितनी? और कितना पैसा हुआ? 2000 करोड़। एक हिंदुस्तान में एक व्यक्ति बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं, 2000 का साबुन खरीदते हैं, 2000 करोड़ का। हेलो, और नहाने से बाहर निकलेंगे 1000 करोड़ अंग्रेजी को दे के आएंगे। मैं चाहता हूँ देश में ऐसे व्यापारी आ गया, ऐसे दुकानदार आए, यहाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा है, हम स्वदेशी का गौरव करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी भावों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होगा। एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, सबका परिवार। एक परिवार में मैंने भाई नहीं रखा क्योंकि भाई भाई से अलग होते हैं, आज नहीं तो कल। एक परिवार है, हैप्पी फैमिली है, खुशहाल परिवार है। क्यों खुशहाल है पता है? क्योंकि इस परिवार में एक व्यक्ति है ना, वो काम करता है, इसलिए। बात सही है? एक व्यक्ति सुबह 8 बजे काम पर जाता है, शाम को 8 बजे तक काम करता है ना, इसीलिए परिवार खुशहाल है, इसलिए परिवार चलता है। बात सही है? एक बार ऐसा हुआ कि रात को 9 बजे, 10 बजे या 12 बजे तक घर पे नहीं आता, शायद तब तक टेंशन नहीं होती, अगर 1 भी बज गया टेंशन बढ़ता है। बढ़ता नहीं बढ़ता? 2 बज गए अभी तक नहीं आया, हालत बिगड़ेगी। अगर सोचो एक व्यक्ति केवल 2 घंटे लेट आने से अगर इस परिवार की हालत बिगड़ सकती है, उस माँ बाप को ऐसा लगता है कि सुबह में काम पर गए अभी तक क्यों नहीं आया, आसपास वाले के पास जाएंगे, जा एक बार फैक्ट्री पर देखना क्या हुआ होगा। पत्नी को टेंशन बढ़ेगी, क्या नींद आएगी उसको, आंख में से आंसू आना शुरू हो जाएगा। बच्चे को टेंशन बढ़ेगा, मेरे पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए। सोचिए, एक व्यक्ति केवल 2 घंटे लेट आने से इस परिवार पर इतनी बड़ी टेंशन हो सकती है, तो इस व्यक्ति इस दुनिया से चला गया तो? अगर इस परिवार से, जिस परिवार खुशहाल है इस व्यक्ति, अगर इस परिवार से गायब हो गया तो सोचिए इस परिवार का क्या होगा। शायद आपको ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। पूछो इस बूढ़े माँ बाप को जिसने अपने घर में से एक 20-22 साल या 25 साल का बच्चे को खो दिया। पूछो इस पत्नी को जिसने अपने पति को इस दुनिया से अलविदा कर दिया, खो दिया। पूछो इस बच्चे को जिसके माँ बाप को भी इस घर में नहीं है। हेलो, मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, एक कार है, मैंने जब मेरी जिंदगी में पहली बार कार ली, अल्टो कार ली थी, मैंने यहाँ नैनो रखी। मैंने कार शोरूम में जाकर पूरी तरह से देखी, 4 व्हील को देखा मैंने, फिर मैंने डेगी में देखी तो उसमें एक स्टेपनी व्हील था। मैंने बोला व्हील निकाल दो स्टेपनी व्हील। उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला मुझे गैस की टंकी बिठानी है, गैस पे चलती है ना गाड़ी, तो बोला व्हील नहीं निकलेगा। मैंने बोला निकाल देना, बोला नहीं निकलेगा। मैंने बोला 4 खोल तो निकल जाएगा। उन्होंने बोला भाई साहब ये व्हील नहीं निकलना चाहिए। मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला आपको पता है कि व्हील क्यों रखता है? मैंने बोला नहीं, पहली बार गाड़ी ले रहा हूँ। उन्होंने बोला ये व्हील इसलिए दिया जाता है जिस दिन ये परिवार कहीं घूमने के लिए जाए और
रास्ते में कहीं पंचर हो जाए ना तो ये परिवार कहीं हैरान परेशान और मुश्किल का सामना न करना पड़े और व्हील बदल कर घर पे आ जाए ना, इसलिए फास्ट मास स्टीयरिंग दिया जाता है। हेलो, एक 4-5 लाख की गाड़ी को चलाने के लिए 5वां स्टेपनी व्हील रखा जाता है, तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति घर चलाता है। आपके पास कोई स्टेपनी व्हील है? अगर आपके पास कोई स्टेपनी व्हील है, आपके पास कोई पैसिव इनकम है, तो आश्चर्य आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि ऐसा कोई स्रोत नहीं है हमारे घर में, अगर ऐसी घटना बन जाए, तब न जाने मजबूरी और लाचारी में पत्नी को कहां कहां और कैसे कैसे काम पर जाना पड़ता है। हेलो, बात सही है? ये आश्चर्य है ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इनकम देता है, परिवार को सुरक्षा देता है। मैं क्यों बता रहा हूं? मेरे परिवार में मनीषा बहन है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। उसके पति ने आश्रम की शुरुआत की, 1 साल तक काम करना शुरू किया। शुरुआत में समझ में नहीं आता था, लेकिन 10,000 की इनकम पर पहुंचे। कोरोना काल में विपुल भाई चौहान इस दुनिया छोड़कर चले गए। उसकी पत्नी मनीषा बहन उसके परिवार में, ससुराल में बहुत सारे लोगों के पास हाथ लंबा किया, मुझे सपोर्ट करिए। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि खुद अपना सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो किसी और का कौन सपोर्ट कर सकता है? हेलो, महीने गई, भाई को मांगा सपोर्ट, पिता से सपोर्ट मांगा, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। 2-3 महीना यूं ही निकल गया, तो उन्होंने अपने अकाउंट में देखा तो 3 महीने में 10,000 रुपया आ रहा था। कितना आ रहा था? तो वहां लिखा था आरसीएम। उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया, भाई साहब आरसीएम से पैसा क्या आ रहा है? मेरा पति आरसीएम कर रहा था। मैंने बोला हाँ, आप भी शुरू हो जाओ। उन्होंने बोला कैसे करूं, समझ में नहीं आता। मैंने बोला शुरू हो जाओ, समझ में आ जाएगा। शुरू हो गए। मनीषा बहन ने काम करना शुरू कर दिया। आज मनीषा बहन के अकाउंट में हर महीने 50 से 60,000 रुपया आरसीएम दे रही है। इतना ही नहीं, ये डॉक्टर साहब से आरसीएम में काम करते करते इस दुनिया छोड़कर चले गए। अगर डॉक्टर ही करते तो इनकम बंद हो जाती। आज टेक्निकल अचीवर है, उसके घर में पैसा आ रहा है। एक और है टेक्निकल अचीवर महाराष्ट्र से, गणेश पाटिल, टेक्निकल अचीवर इस दुनिया छोड़कर चले गए। आज उसके परिवार में पैसा आ रहा है। इतना ही नहीं, एक बहुत छोटी उम्र में एक लड़का चला गया, आज उसके माँ बाप को पैसा मिल रहा है। अभी लास्ट 1 महीने पहले घोड़ा में हडिया एक छोटा सा एक्सीडेंट के कारण चला गया। डायमंड में थे, हीरा घिसते थे। अगर हीरा में होते तो उसकी पत्नी को इस महीने कहीं काम पर जाना पड़ता, लेकिन आज से की बदौलत इस महीने उसके अकाउंट में 50-60,000 आ गया, क्योंकि टेक्निकल अचीवर है। ये है पैसिव इनकम। इसलिए बताना चाहता हूं, ये सोनल में है, 4 बच्चे को छोड़कर उसके पिता चले गए। आज से उसके घर में आज पैसा दे रहे 50,000। ये पैसिव इनकम है। तो एक वास्तविक घटना है इस दुनिया की, इस देश की। सॉरी, यूं तो मैं यूपी की है, ये घटना है ना, पंजाब और यूपी की है, कंबाइंड है। शायद आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं लास्ट शब्द बोलूंगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि घटना यूपी की है, पंजाब की है। एक यूपी का एक परिवार था। 5 व्यक्ति था उस परिवार में। मम्मी पापा था जिसकी उम्र 60-70 साल की थी, खुद पति पत्नी जिसकी उम्र 40 साल के आसपास थी, और एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 8 साल की थी। गरीब परिवार था, झुपड़े में रहते थे, 2 एकड़ जमीन थी, लोन थी, कर्जा था, 2 टाइम का खाने को नहीं मिलता था, लेकिन जिंदगी काट रहे थे, किसानी कर रहे थे। एक दिन एक किसान अपने घर पे आ रहे थे और अपने घर में अपने मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे कि बीपी बढ़ गया है, शुगर भी बढ़ गया है, दवाई लेने की जरूरत है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि बेटे को बोल दो, ला के देंगे। तो उसके पापा ने कहा कि तुझे पता है घर पे कर्जा है, लोन चल रही है, और अपना बेटा है ना, वो कर्जों में डूबे हुए हैं। हम बोलेंगे तो मना नहीं करेंगे और कर्जा करेंगे, लेकिन क्या करेंगे अब बच्चे पर बोझ बनकर? 2-4 साल जी लेंगे, फिर इस दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। बच्चे के लिए बोझ नहीं बनना है। जब ये बात कर रहे हैं तब उसका जो लड़का था 40 साल का, वो किसानी करके घर पे आ रहे थे, उसकी कान पे आवाज आई और उन्होंने सोचा समझा, यार पापा ऐसी बात कर रहे हैं क्या? आज मैं उसका आधार बनना चाहता हूँ, आज मैं उसका आधार हूँ, क्या मैं पापा की दवा नहीं ले पाऊंगा? उन्होंने बोला 2 टाइम भूखे रह जाऊंगा, कहीं से लोन ले लूंगा, कहीं से कर्जा ले लूंगा, लेकिन पापा की दवा लेनी है। मैं नहीं ले पाऊंगा तो कौन ले पाएंगे? सोच रहा था मन में, और पत्नी के पास जाकर ऐसे ही सोच रहा था, कहां से पैसा निकालूं, कहां से लाऊं, कौन सी जगह पे उधार देंगे, ऐसे ही सोच रहा था। तब उसकी नजर उसकी पत्नी पर गई। उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो फटे टूटे थे,
फटे हुए थे। उन्होंने उसकी पत्नी को कहा कि कम से कम कपड़ा तो सही ढंग से कर ले, पहन ले। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हमारी शादी हुई ने उसका 10 साल हो गया, मैंने आज तक आपको कभी नहीं कहा कि मुझे एक साड़ी दिला दो। क्यों पता है? क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके दुखे दुखी, आपके सुखे सुखी, आपको मैं दुखी देखना नहीं चाहता। मुझे पता है कि घर पे कर्जा है, आप लोन में डूबे हुए हैं, मैं कहां आपके पास खर्चा करूं। फिर भी अगर आपको लगे कि एक साड़ी की जरूरत है, एक सलवार सूट की जरूरत है, अगर आपके पास पैसा हो एक दिला दीजिए। उसके पति आंख में से आंसू आ गए। वो सोचने लगे यार, जो पराया को समझ के अपने को छोड़कर पराया को समझने के आज हमारे मेरे घर में आई है, जो सपना सजा के आज मेरे घर में आई है, जो उम्मीद और आशा लेकर मेरे घर में आई है, क्या उसको एक साड़ी नहीं दिला पाएंगे? उसको लगा कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं पत्नी के लिए एक साड़ी तो दिलाऊंगा। लेकिन साड़ी की बात जब दिमाग में आई तब बात समझ में आ गई, पापा की दवा लेनी है। दोनों में से एक हो सकता है, या तो पत्नी की दवा हो सकती है, सॉरी, या तो मम्मी पापा की दवाई हो सकती है, या तो पत्नी की साड़ी हो सकती है। क्या करूं, दवाई लूं या साड़ी लूं, दवाई लूं या, ये सोच रहा था। और इसी समय में इसका 8 साल का लड़का है, दौड़ के वो इस पापा के गले लग गया। पापा, पापा एक साइकिल दिला दो ना पापा। पापा शेयरिंग में हमारी मोहल्ला में, हमारे स्कूल में सब पापा आपकी मजाक कर रहे हैं। पापा, पापा कम से कम एक साइकिल पापा दिला दो ना। पापा आपकी कोई मजाक करे ना पापा, ये मेरे से सहन नहीं होता पापा। पापा कम से कम एक साइकिल पापा। पापा आपकी मजाक कर रहे हैं कि आप गरीब हैं, आप साइकिल नहीं ले पाओगे। पापा आपकी मजाक मेरे से सहन नहीं होती। पापा एक साइकिल पापा। ये रोते रोते जब उसके पापा को गले लगे ना, पापा की आंख में आंसू, उसको लगा कि मेरा भविष्य है जिसके लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं, क्या एक साइकिल नहीं दिला पाऊंगा। उसको लगा कि जब तक यूपी में रहूंगा, जब तक किसानी करता रहूंगा ना, तब तक ये संभव नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी के पास जाकर अपनी पत्नी का हाथ हाथ में रखकर कहा कि जानू मैं पंजाब जा रहा हूं। पत्नी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैं इसलिए जा रहा हूं, अगर मैं यूपी में रहूंगा, जब तक मैं खेती करता रहूंगा ना, तब तक तेरी साड़ी में नहीं ले पाऊंगा। बस 1 साल की बात है, 1 साल तुझे मम्मी पापा का ख्याल रखना है, 1 साल मेरे बच्चे का ध्यान रखना है, और मैं वहां थोड़ा रुकने के लिए जा रहा हूं, बस 1 साल में वापस आ जाऊंगा। पत्नी को मजबूर किया, पापा के पास गए। पापा मैं पंजाब जा रहा हूं। पापा ने बोला क्यों? पापा आपकी दवाई लेनी है। पापा आपको पता है कि मैं आज तक आपकी दवा नहीं ले पाया। पापा मुझे अंदर से होता है मेरे पापा की मैं दवा नहीं लूंगा तो कौन करेगा? पापा मैं 1 साल के लिए जा रहा हूं। पापा 1 साल मेरी पत्नी का और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। बच्चे को तो सबको समझा सकते हैं कि मैं साइकिल लेने के लिए जा रहा हूँ, सबको समझाकर पंजाब चले गए, पैसा कमाना शुरू किया। 2-3 महीना निकल गया। उसके बाद पूरे भारत में रावण दहन होता है, ऐसे ही पंजाब में भी रावण दहन होता था। जिस जगह पर रावण दहन हो रहा था, उस जगह पर एक रेल की पटरी निकल रही थी, डीजे बज रहा था, लोग मस्ती में आनंद कर रहे थे, झूल रहे थे, नाच रहे थे। और जब वहां से एक ट्रेन निकली और उस ट्रेन की आवाज उस डीजे की आवाज के सामने नहीं थी, किसी को पता ही नहीं चला यहां से ट्रेन निकल चुकी। और जिस पटरी पर ट्रेन निकल चुकी, उस पटरी पर 300-400 लोग खड़े थे, उनमें से 370 लोगों की मौत हुई। शायद आपको याद होगा ये घटना। हेलो, याद है? और ये 370 लोगों की मौत हुई है, उनमें से एक व्यक्ति वो था जो यूपी से पंजाब गया था, आज इस दुनिया छोड़कर चले गए। मुझे बताओ आज उसके माँ बाप की दवाई कौन देता होगा? आज मुझे बताइए उसकी पत्नी का अरमान कौन पूरा करता होगा? आज उसका बच्चा का भविष्य कौन बनाता होगा? हेलो, ऐसी बहुत सारी घटना हमारे देश में कहीं ना कहीं बनती है। हेलो, है? सोचिए सर, अब ये प्लेन दुर्घटना हुई है अहमदाबाद में, 270 लोगों की मौत वहां भी हुई है। डॉक्टर बनने के लिए आए थे साहब, एक लड़के थे, सभी का इस दुनिया छोड़कर चले गए। क्यों बता रहा हूं सर? ये नीलखूट है, मेरे बगल के गांव का व्यक्ति थे, पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत होशियार था। और 10वीं क्लास के बाद उसके पापा ने बोल दिया बेटा मैं अब नहीं पढ़ा पाऊंगा। गांव लोगों ने, सरपंच ने, देश के प्रमुख, गांव के प्रमुख ने, स्कूल के टीचर ने सपोर्ट किया कि अगर पैसा नहीं तो हम देंगे, आपके बच्चे होशियार है, आपके लड़का होशियार है, तो पढ़ाइए। 12 तक पढ़ाई। 12 के बाद पापा ने कहा बेटा बस अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। बेटे ने कहा पापा मैं होशियार हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं।
पापा ने बोला तुझे पता है डॉक्टर ने कितना पैसा चाहिए? मेरी कैपेसिटी नहीं, आज तक तो मैं उधार लेके पढ़ा पा रहा हूँ आपको। तो उसके पापा ने कहा पापा कितनी जमीन है आपके पास? उन्होंने बोला 3 एकड़ है। पापा 3 एकड़ में आज तक आप कुछ नहीं कर पाए, अगर ये 3 एकड़ आपके बेटे के लिए लगा दो, मैं डॉक्टर बनूंगा, आपको 10 एकड़ लेके दूंगा। क्या बोला उन्होंने? 10 एकड़ लेके दूंगा, आप 3 एकड़ में मेरे लिए लगा दो। पापा को लगा कि अगर बेटा डॉक्टर बन रहा है, लगाया 3 एकड़ बेच दी, पैसा लगाया और ये नीलकुठ 3 लाख रुपया 3 एकड़ की जमीन का पैसा लेकर अहमदाबाद के एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था। पापा को बोल रहा है पापा देखिए, आप देख रहे हैं उसका पापा एयरपोर्ट भी नहीं छोड़े थे, उससे पहले उन्होंने दुनिया छोड़ दी। हेलो, ऐसी बहुत सारी घटना है। गुजरात का एक और न्यूज है, हिंदी नहीं शायद कर पाया, नहीं कर दिया। 2025 में ही 6 महीने में 26,770 लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई। कब कौन चला जाए कोई भरोसा नहीं। हेलो सर, कितनी बातें बताओ सर, एक्टिव इनकम तो हम कमा रहे हैं। अगर महिला भी आज मैदान में उतर जाएगा तो भी कहीं से एक्टिव इनकम कमा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पैसिव इनकम की, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल्टी इनकम की। हेलो, कर सकते हैं। लास्ट में एक वीडियो है और वीडियो खत्म करते ही इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। और ये जो वीडियो है ना, वो मेरी पूरी मीटिंग का सार है। 2-3-4 मिनट का ये वीडियो है, पूरा एक एक शब्द को समझना है कि मैंने जो भी मीटिंग की उस मीटिंग का पूरा सार इस वीडियो में है। और मैं वीडियो पूरा होने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको मेरी कोई बात समझ में आई ना आई मुझे पता नहीं। अगर मेरी बात से कहीं आपको ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूँ। फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आया तो मैं लास्ट में 5-7-10 मिनट में खड़ा रहूंगा, आप पूछ सकते हैं। लेकिन कहते हैं रिलायंस कर लो दुनिया मुट्ठी में, कहते हैं रिलायंस कर लो दुनिया मुट्ठी में, कहती है फिल्मी दुनिया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आरसीएम कहता है उठती है दुनिया, उठाने वाला चाहिए।